तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की मूवी एक बार फिर से नवाजुद्दीन सर के बारे में है, यानी कि उनकी पिक्चर हड्डी के बारे में। और इसमें उम्दा डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी काम करा है और इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं अक्षत अजय शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो कहानी शुरू होती है और कहानी के अंदर दिखाया जाता है सबसे पहले नवाज भाई को, जो कि एक किन्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। और वो बताते हैं दुनिया और जमाना किन्नरों से इसलिए डरता है क्योंकि उनका आशीर्वाद और उनका श्राप दोनों ही बहुत पावरफुल होता है, मगर उनका बदला उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर कहानी दिखाई जाती 6 महीने बाद प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। और वहां दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक डेड बॉडी जलाने के लिए लेके जा रहे हैं और वहां पुलिस होती है, उनको रोक देती है, बोलती है कि शमशान घाट की भट्टी यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाली भट्टी होती है वो खराब हो गई है, तो कहीं और ले जाके जलाओ। तो वहां पे भीड़ में अपने हड्डी भाई आते हैं और जिनके पिताजी मर गए होते हैं उनके लड़के को आकर भड़का देते हैं। फिर वो पुलिस से मारपीट होती है और वो उनका दोस्त मलखान उनके पिताजी की बॉडी लेके चंपत हो जाते हैं। फिर रिक्शे से जा ही रहे होते हैं और देखते हैं कि पुलिस की नाकाबंदी लगी है और पुलिस वाले इन लोग को दौड़ाने लगते हैं, तो ये लोग बॉडी छोड़ के निकल लेते हैं और थोड़ी बहुत चेजिंग के बाद ये लोग भाग निकलते हैं। और फिर एक जगह रुक के हड्डी भाई और उनके दोस्त मलखान टीवी पे न्यूज देखते हैं और टीवी पे बताया जा रहा होता है कि प्रयागराज से लाशें गायब हो रही हैं अलग अलग जगह से, और इसी वजह से पुलिस की नाकाबंदी भी लगी हुई थी क्योंकि ये लोग करते थे लाशों का व्यापार, लाशें बेचते थे, खरीदते थे। ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। और फिर प्रयागराज में इन लोग का व्यापार तो चलता नहीं, तो ये लोग बस पकड़ के निकल लेते हैं और रास्ते में हड्डी भाई अपने दोस्त मलखान को पेल के मतलब कि मार के फेंक देते हैं। और फिर सुबह उठते हैं तो पहुंचते हैं नोएडा। और फिर हड्डी भाई एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहे होते हैं और वहां न्यूज में देखते हैं कि इरफान रिजवी नाम का एक बंदा जो कि किन्नर समाज को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट में बोलता है कि प्रमोद अलावत किन्नर लोगों का घर छीन रहा है और उनको बेघर कर रहा है। तो हड्डी भाई इरफान रिजवी के ऑफिस पहुंचते हैं और चोरी छुपे उनको देख रहे होते हैं। और फिर रात में हम एक चूना नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक किन्नर के वेश में पुलिस वाले की गाड़ी में बैठा होता है और पुलिस वाला उस पर चढ़ाई कर देता है, मगर वो उसको धक्का मुक्की करके उसकी बंदूक से उसके ऊपर एक आधी गोली चलाता, मगर एक भी नहीं लगती है। और छीना झपटी में चूना की नकली विग निकल जाती है और तभी वहां आ जाते हैं हड्डी भैया और उस पुलिस वाले को निपटा देते हैं। और फिर वहां पे चूना का एक साथी जोगी आ जाता है और वो पुलिस वाले की लाश को उठा के यमुना नदी में फेंक देते हैं और हड्डी भाई को बांध बूंद के अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ पे मिलते हैं सत्तू भाई। और फिर सत्तू भाई बोलते हैं अबे इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वो लोग बोलते हैं इसी ने पुलिस वाले को मारा था, ये काम का बंदा है इसलिए यहाँ लेकर आए हैं। तो सत्तू भाई बोलते हैं अबे इंदर भाई को पता चलेगा तो सबकी क्लास लग जाएगी। फिर वो लोग हड्डी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां आते हैं इंदर भाई और आके सबकी क्लास लगाते हैं। क्लास लगाते हैं इन द सेंस वही बोलते हैं कि इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो, उसको मार के वहीं फेंक देना चाहिए था। फिर इंदर भाई हड्डी भाई को बहुत पिलवाते हैं, कायदे से मुंह नाक फोड़ देते हैं उनका, कायदे से मार पड़ती है उन्हें। फिर पूछते हैं तुम यहाँ काहे आए हो, कहाँ से आए हो? तो हड्डी भाई धीरे से बताते हैं कि इलाहाबाद से आए हैं और आपके साथ काम करने आए, वही काम जो सकून भाई के साथ करते थे, और यहाँ आने के लिए हमें मलखान ने बताया था। तो फिर पूछते हैं वो मलखान कहाँ है? बोलते हैं मलखान जब पुलिस की रेड पड़ी तो वो कहीं चंपत हो गया। फिर इंदर भाई सकून भाई को फोन मिला के पूछते हैं क्या तुम इसको जानते हो? तो वो बोलते हैं हाँ भाई जानते हैं, बढ़िया काम करता है, उसको काम आता है, अगर उसको अपने साथ काम पे रखोगे तो वो 1 साल के अंदर तुमको करोड़पति बना देगा। फिर भाई इनको ये रख लेते हैं, काम करवाना शुरू करते हैं। और फिर इंदर भाई जाके प्रमोद के असिस्टेंट विवेक से मिलते हैं और कहते हैं कि अब वो नोएडा वाली फैक्ट्री संभालेंगे और उसके बदले में उन्हें एमएलए का टिकट चाहिए, तो भाई साहब आप जाके प्रमोद भाई से बात करिए। तो विवेक कहते हैं हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर हड्डी को समझाते हैं कि ये फैक्ट्री अब तुमको संभालनी है, मगर इस फैक्ट्री के बारे में और इस काम के बारे में बाकी पंटरों से कुछ भी मत कहना। फिर विवेक इंदर जी को बताता है कि अगर चुनाव में खड़ा होना है तो 5 करोड़ लगेंगे, टिकट मिल जाएगी। और उसके बाद बताता है कि प्रमोद का जो लड़का है उसके जन्मदिन है, उसके जन्मदिन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो इंदर मना कर देता भैया हम पचड़े में नहीं पड़ेंगे। तो फिर विवेक सत्तू को फोन मिलाते हैं और कहते हैं पार्टी अरेंज कर दो। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि इनके 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ये जो अभी तक छुपा है वही लाशों वाला कि उसका होता अक्सर क्या है, और दूसरा ये कि ये लोग नकली किन्नर बन के लूट मचाते हैं। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि इंदर के जो ये 3-4 प्लांटर होते हैं वही लूट मार कर रहे होते हैं, फंसा फंसू के वीडियो बना के ब्लैकमेल करके। फिर एक दिन इंदर और हड्डी भाई एक सेमिनार में जाते हैं, वहाँ पे प्रमोद अलावत जो होते हैं वो स्पीच दे रहे होते हैं नोएडा को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और उसके लिए कहते हैं हमें जो भी करना पड़े वो हम करेंगे, और वहाँ के किन्नरों को जो जमीन पे कब्जा करें उनको भी निकालना पड़े तो निकालेंगे। अब यहाँ पे कुल मिला के इनको करनी होती पब्लिसिटी, और वहाँ पहुंच जाते हैं किन्नर एंड टीम इनको मारने के लिए, और ये कह देते हैं कि आने दो, जब ये मारेंगे तो न्यूज बनेगी, न्यूज बनेगी तो पब्लिसिटी होगी, हमको सिंपैथी मिलेगी। और वही होता है।
वो लोग आते हैं और उधर हड्डी भाई भी किन्नर के रूप में आते हैं और थोड़ी बहुत फाइट वाइट होती है। ये बचाने पहुंचते हैं, बचाने बचाने में इनको मिल जाती है पब्लिसिटी। फिर उसके बाद प्रमोद, इंदर और अपने हड्डी भाई पहुंचते हैं इरफान के ऑफिस उसको धमकी देने के लिए कि ज्यादा तुम नेता ना बनो, किन्नरों की पैरवी ना करो, हमको अपना काम करने दो, मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा नौटंकी फैलाओगी तो मार देंगे तुम्हें। और उसके बाद वहां से निकलते हैं तो हड्डी भाई को काफी बुरा लगता है क्योंकि इन लोगों का कुछ पहले का कनेक्शन होता है, भगवान जाने क्या कनेक्शन है, ये आगे कहानी में पता चलेगा। और उसके बाद होती वही पार्टी जिसके बारे में विवेक ने सत्तू से बोला होता है। और वहाँ पार्टी में विवेक एक दारू का ग्लास उठाते हैं और पीते हैं और निपट जाते हैं क्योंकि उसमें जहर वगैरह मिलाया गया होता है। अब ये किसने मिलाया था ये तो नहीं पता। और उसके बाद अगले दिन जब प्रमोद को ये बात पता चलती तो फिर सबकी क्लास लगाई जाती। पहले अपने लौंडे को चिल्लाते हैं, उसके बाद सत्तू की ऐसी तैसी करते हैं। फिर पता चलता है कि जो विवेक का लड़का है वो 10 करोड़ मांग रहा है और उल्टी सीधी बातें प्रमोद को सुना रहा है। तो प्रमोद कहते हैं एक काम करो, उसके लौंडे को मार दो। तो वहां जब कोई कुछ नहीं बोलता तो अपने हड्डी भैया जोश में आके कहते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। तो प्रमोद बोलता है बेटा साइड में खड़े होकर 4 लोग को चूतिया नहीं बनाना है, किन्नर बन के किसी के घर में घुस के टाइट सिक्योरिटी के बीच उसका मर्डर करना है। तो हड्डी भाई कहते हैं टेंशन ना लो, हो जाएगा। उसके बाद हड्डी भाई किन्नर के वेश में पहुंच जाते हैं विवेक के लौंडे के घर, यानी कि विवेक के घर। और वहां पे एक पर्ची में लिख के देते हैं कि जहाँ पे विवेक के पिताजी की मौत हुई थी वहां पे हम मौजूद थे, तो उनको एंट्री मिल जाती है। और उसके बाद अपनी कहानी वगैरह सुनाते हैं क्योंकि पीछे गार्ड खड़े होते हैं कि हम आपके पिताजी की गर्लफ्रेंड हैं, हम वो प्यार करते थे, हम ऐसा ऐसा फलाना फलाना। और उसके बाद बोलते हैं कि कुछ बातें हैं जो हम आपको अकेले में बताएंगे, तो वो गार्ड्स को हटवा देते हैं। और फिर जब वो गार्ड हट जाते हैं तो हड्डी भाई बोलते हैं देखो बेटा ऐसा है कि तुम्हारे बाप को हम ही ने मारा था, वो गलती से मर गया, मारना हमको प्रमोद के लौंडे को था, गलती से जो जहर वाला ग्लास हमें उसको देना था, तुम्हारे पिताजी उलर के लेके गए और मर गए। तो अब बात सुनो, ये तुमको जो केस वेस करना है प्रमोद पे वो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर नहीं करोगे तो तुमको जान से मार देंगे और उल्टा हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसके खिलाफ सारे सबूत तुमको ला कर देंगे। अब मसला ये था कि ये यहाँ आए थे इनको मारने के लिए, अगर नहीं मारते तो प्रमोद को इनका पता चल जाता, तो ये गोली तो मारते हैं मगर उसको कुछ होता नहीं है। और वहां से निकलते हैं तो मुठभेड़ में उनके यहाँ की सिक्योरिटी इन पे गोलियां चलाती है और इनके पेट पे भी गोली लग जाती है। फिर उसके बाद अस्पताल में हम लोग एक फ्लैशबैक में जाते हैं और वहां दिखाया जाता है कि जब हड्डी भाई का सेक्स चेंज ऑपरेशन हुआ था, जब वो पूरी तरीके से किन्नर बनाए गए थे, तब इरफान और हड्डी भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ये रीजन था हड्डी भाई का थोड़ा नाराज होने का जब प्रमोद उनको धमकी देने जाता है। और ये भी दिखाया जाता है कि जो हड्डी भाई होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं वो बहुत बड़े हरामखोर होते हैं, वो गलत संबंध बनाते हैं अपने ही बेटे या बेटी के साथ। फिर एक बूढ़ी दादी जो कि किन्नर होती है वो उनको रेवती अम्मा के पास लेके आ जाती है। रेवती अम्मा ने उनका पूरा ख्याल रखा होता है जब उनका सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो रेवती अम्मा ही उनकी माँ, उनके बाप सब कुछ होते हैं। और फिर एक दिन रेवती अम्मा के उस कोठे पे चूना और सत्तू आते हैं और उनको धमकी देते हैं कि प्रमोद उनकी जगह पे अपना जमीन वगैरह उनकी चाहता है तो ये जमीन जल्दी से जल्दी खाली कर दी जाए। और ये चीज हड्डी भाई सुन लेते हैं। और चूंकि वो कोठा जो होता है वो रेवती अम्मा के पुरखों से मिला होता है तो वो प्रमोद को देने वाली तो नहीं थी। फिर एक सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि इरफान और हड्डी भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं और हड्डी भाई कहते हैं कि अगर तुमको हमसे प्यार नहीं है या तुम किसी और लड़की के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो इरफान कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और वो अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर हड्डी भाई को पहना देता है। और अगले दिन ये लोग कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। और शादी करके जब कोठे पर लौट के आते हैं तो रेवती अम्मा थोड़ी नाराज होती हैं, बोलती हैं इस तरीके से शादी नहीं होती, पूरे रीति रिवाजों से होती हैं। और ये भी बोलती हैं कि अभी तो इरफान बाहर जा रहा है, जब वो लौट के आएगा तो तुम लोग की पूरी रीति रिवाजों से हम शादी करवाएंगे। और तभी वहां पे प्रमोद अपनी टीम लेके पहुंच जाता है और रेवती अम्मा हड्डी भाई और इरफान को एक कमरे में बंद करवा देती है। और फिर जो अनुमान होता है वही होता है कि रेवती अम्मा पेपर पे साइन करने से मना कर देती है और फिर एक एक करके प्रमोद सबको मरवा देता है। वहां जितने भी किन्नर होते हैं सबको मरवा देता है। उसमें इरफान के भी गोली लग जाती है और हड्डी भाई को कुछ नहीं होता, वो बच जाते हैं। फिर उसके बाद हड्डी भाई नीचे उतर के आते हैं और काफी विलाप करते हैं, काफी रोते हैं क्योंकि भाई उनका तो पूरा खानदान ही खत्म कर दिया प्रमोद ने। फिर उसके बाद फ्लैशबैक वाला सीन जो सबसे पहले दिखाया गया था वो सीन असल में ये होता है जिसमें वो शकून भाई के पोते को मारने की धमकी देते हैं और एक बात बताते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर जा रहे थे तो अयोध्या के सारे वासी उनके पीछे पीछे गए और फिर भगवान राम ने कहा कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, यानी कि सब नर और नारी यहाँ से वापस चले जाइए, यहाँ का सफर मेरा है। तो नर और नारी सब वापस चले गए और जब 14 साल का वनवास करने के बाद राम जी वापस आए तो ये लोग यानी कि किन्नर जो कि ना नर थे ना नारी, वो वहीं उनका इंतजार करते रहे क्योंकि भाई जाहिर सी बात है राम जी ने तो बोला था कि सब नर और नारी वापस चले जाएं, तो ना ही ये नर थे और ना ही नारी।
तो राम जी ने खुश होकर इनको एक वरदान दिया था, जिसमें बोला था कि आज से तुम लोगों का आशीर्वाद और श्राप बहुत ही शक्तिशाली होगा और बदला भी। फिर उसके बाद अपने सुकून चीचा बताते हैं कि मोस्टली जहाँ किन्नर रहते हैं उनके पास वहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते, और प्रमोद ने वैसे ही जगहों को अपना निशाना बनाया। कुछ लोग तो डर के छोड़ के चले गए और कुछ लोग नहीं गए तो उनको ऐसे ही मार दिया जैसे रेवती अम्मा को मार दिया गया। तो फिर हड्डी भाई शकून के पोते को छोड़ देते हैं और फिर अपने बाल काट के एक नॉर्मल आदमी के वेश में आ जाते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं इंदर, सत्तू और प्रमोद से अपना बदला लेने के लिए। फिर प्रमोद पहुंचते हैं विवेक के बेटे गौरव से मिलने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बच गया है, गोली दिल के नीचे लगी थी। और फिर बाहर आके इंदर को कॉल करते हैं और हड्डी के लिए पूछते हैं, तो इंदर बोलता है क्या करा जा सकता है यार, गोली तो हड्डी को भी लगी है। और फिर ठीक होने के बाद हड्डी भाई इरफान से मिलने जाते हैं और पूरी बात बताते हैं कि वो उनके हड्डी ही है, अब उन्होंने रूप बदल लिया है क्योंकि वो रेवती अम्मा का बदला लेने आए। और ये भी बताते हैं कि वो डायरेक्टली यानी कि लीगली प्रमोद का कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए उनको कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और उधर इंदर आके हड्डी को टेलर देता है कि बेटा भागने की कोशिश करी तो बहुत पेलेंगे और मार देंगे, और 50,000 रुपए देता है, कहता काम पे वापस लगो। और ये सारी बातें करते हुए सत्तू उन लोग को देख रहा होता है। फिर हड्डी भाई कॉल करके इंस्पेक्टर साठे को फोन करते हैं, वो कहते हैं फैक्ट्री पे आके मिलो। और फिर सत्तू जो होते हैं उनको हो जाता है शक कि हड्डी यहाँ क्यों आया है और उसको 50,000 रुपए काहे मिले, काहे के लिए। इन लोग को तो वही 2-3 हजार रुपए मिलते थे, मुश्किल से मुश्किल 10,000 रुपए मिल गए। जो भी क्लाइंट बाजी हुई उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा इंदर खुद धर लेता था। फिर वो पीछा करता है फैक्ट्री पे इनके लिए, तभी गौरव का फोन आता है ठीक होने के बाद, और वो कहता है कि आप प्रमोद के जो सबूत थे हमको देने वाले थे वो हमें दे दीजिए, हम ठीक हो गए हैं। उसके बाद फैक्ट्री में जो इंस्पेक्टर होता है वो लाशें बेचने आया होता है। अब भाई इतना बड़ा रैकेट चल रहा तो हर आदमी अपना अपना उल्लू सीधा करता है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अपने पुराने साथी मलखान के साथ मिलकर ये काम करो, थोड़ी आसानी रहेगी। तो हड्डी भाई कहते हैं वो तो रेड में कहीं गायब हो गया। तो इंस्पेक्टर कहता है गायब हो गया या तुमने गायब कर दिया? कहते हैं इंदर के लड़कों के साथ मिलकर काम करो, ज्यादा मुनाफा होगा। और ये कह के इंस्पेक्टर साहब निकल लेते हैं और तभी वहाँ सत्तू आ जाता है। और फिर हड्डी बताते हैं चलो आओ फिर अब तुम आ ही गए हो तो लाश को काटते काटते तुम्हें कहानी सुनाते हैं। फिर हड्डी भाई बताते हैं कि ये बहुत लंबा खेल है, ये लाशों को गलाने के बाद इनकी हड्डियां निकाली जाती हैं और इनका यूज होता है कॉस्मेटिक्स के धंधे में और मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते हैं। और हड्डियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है, और ये काम जो है वो मेन है प्रमोद का, जिसको इंदर देखता है। और वो ये काम पहले इलाहाबाद में करता था और वहां पे कुछ भसड़ हो गई तो ये छोड़ के यहाँ आए और अब प्रमोद के लिए इंदर के थ्रू काम कर रहे हैं। ये सारी हड्डियां अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करी जाती हैं, इससे तगड़ा मुनाफा होता है, वो सारा मुनाफा जाता है प्रमोद की जेब में। और बताते हैं इसीलिए इंदर ने प्रमोद के साथ मिलकर एक फैक्ट्री डाली और उसको चलाने के लिए हमको रखा, और ये भी बोला कि इस फैक्ट्री के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और फिर हड्डी भाई बताते हैं कैसे लाशों को नाइट्रिक एसिड से गला के सारे मांस को पिघला के हड्डियों को निकाल लिया जाता है और फिर उसको साफ करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और ये सब करने के बाद ही आज प्रमोद पूरे नोएडा का बादशाह है। और फिर सत्तू भाई हड्डी को लेके अपने घर पहुंचते हैं और बाकी के साथियों को इंदर की सारी स्टोरी बताते हैं कि बेटा ये 5 करोड़ दे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट लेंगे, ये हड्डियों का धंधा करते हैं। और पता है हड्डी का नाम हड्डी क्यों है? क्योंकि ये शरीर में से मांस गला के हड्डी निकालने में एक्सपर्ट है और ये सारा काम यही देखते हैं। और हम लोग को क्या देते हैं? अठन्नी चवन्नी। और फिर बंदूक निकाल के इंदर को दिखाता है, तभी वहां पे प्रमोद का फोन आ जाता है। और तो प्रमोद बोलते हैं इंदर से जल्दी टीवी देखो, और टीवी में न्यूज चल रही होती है जिसमें प्रमोद का सारा काला कारनामा दिखाया जा रहा होता है कि कैसे कहां से लाशें गायब होती हैं, और वो सारी की सारी इन्हीं के कंपनी में ही लाशें वाशें गला के जो भी काम होता है वो सब दिखाया जा रहा होता है। और ये सारी बात गौरव यानी कि विवेक के लड़के के सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू अपलोड हुई होती है। अब इधर प्रमोद परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं ये सारी बातें गौरव को पता कैसे चली, और इंदर से कहते हैं कि उसको मार दो, जैसे तैसे मार दो। तो इंदर डील करता है कि हमें टिकट दे दो, उसके बदले हम गौरव को मार देंगे। और फिर इंदर ज्ञान पेलते हैं, मतलब थोड़ा सिंपैथी दिखाते हैं कि ये सब काम हम तुम ही लोग के लिए तो कर रहे हैं, आज नहीं कल तो पैसा बना लेंगे तो सभी का भला होगा। अच्छा चलो तुम सबको हम फैक्ट्री लेके जाएंगे और अपने साथ जोड़ेंगे, काम करवाएंगे, ये वो। और फिर अगले दिन जाकर जब गौरव गवाही देने जा रहा होता है कोर्ट में, तो इंदर उसको गोली मार देते हैं और कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। और जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हड्डी भाई उनको गोली मार देते हैं। और ये सारा कारनामा पुलिस वाले की देखरेख में हो रहा होता है। और बंदूक वापस इंदर के हाथ में पकड़ा देते हैं, जिसमें ऐसा देखने में लगे कि इसने सुसाइड किया है। और फिर यहाँ पता चलता है कि चूना हड्डी भाई से मिला हुआ था, क्योंकि हड्डी भाई ने बोला था तुमको 10-15 लाख रुपए महीना हम कमवाएंगे। तो जब इंदर मर जाते हैं तो हड्डी सत्तू को गोली मार देते हैं, लेकिन सत्तू हट्टा कट्टा होता है, इतनी आसानी से मरता नहीं है। तो सत्तू और चूना के बीच होती है हाथापाई, और उस बीच में आ जाता है जोगी। जोगी को सत्तू मार देता है, फिर चूना सत्तू को मार देता है, और उसके बाद वहाँ आते हैं हड्डी भाई। और फिर एक बड़े से कंटेनर में, जो कि रेफ्रिजरेटर होता है अंदर से, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की लाशें होती हैं। और उसके
उसके बाद वहां पे आता है प्रमोद और फिर आके कहता है अबे यार लाश तो लाश होती है, चाहे बच्चे की हो चाहे बूढ़े की हो। तो हड्डी बोलता है भैया हम बच्चे की लाशों पे काम नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है और बहुत बड़ा ऑर्डर है, करना तो पड़ेगा। तो फिर हड्डी बोलता है कि नहीं भाई बच्चों की लाशों पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्रमोद बोलता है भाई अगर काम करोगे तुमको भी 60-70 लाख रुपए मिलेगा। तो हड्डी भाई मना करने लगते हैं, नहीं मानते हैं। उसके बाद प्रमोद बताता है कि कोई तो है हम में से बीच में गद्दार जो बाहर मीडिया को खबरें पहुंचा रहा है, शायद कोई अंधा या कोई प्यार का अंधा। फिर उसके बाद हड्डी भाई देखते हैं बर्निंग चेम्बर, उसमें उनके बॉयफ्रेंड इरफान को रखा होता है और उसको जला दिया होता है। और फिर पीछे से होती है डायलॉग बाजी और प्रमोद एक एक करके हड्डी को बहुत सारी गोलियां मारता है। और फिर हड्डी रेंगते रेंगते उस चेम्बर में पहुंचते हैं और अपने बॉयफ्रेंड की हड्डियों को उठा के देख के रोने लगते हैं, काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर सीन हो जाता है कट और फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि एक पूजा चल रही है, उसमें प्रमोद पूजा करवा रहा है। तो वहां पे किन्नर लोग पहुंचते हैं बधाई देने के लिए, तो वहां वो बधाई वगैरह देते हैं। तो वहां के लोग बोलते हैं जल्दी हट जाओ चीफ गेस्ट आने वाले हैं। तो फिर किन्नर लोग बोलते हैं चीफ गेस्ट तो हम लेके आए। फिर वहां पे आते हैं अपने हड्डी भाई प्रॉपर किन्नर के स्वरूप में और आके कोलाहल मचा देते हैं, सबको पेलते हैं इधर उधर इधर उधर। मारपीट होती है, कुछ पड़ती है, कुछ मारते हैं, मोस्टली ज्यादा ही मारते हैं। और उसके बाद आखिरी में प्रमोद को मार देते हैं और प्रमोद उकसाता है, उकसाने में कुछ बोलता है कि रहोगे तो तुम एक किन्नरी आदमी नहीं बन जाओगे या औरत नहीं बन जाओगे। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है, कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके बाप ने उसके साथ क्या किया, उसने बचपन में क्या झेला, उसने जवानी में क्या झेला, उसका कैसे ऑपरेशन हुआ, उसने कैसे जेंडर चेंज कराया। और ये बोलते बोलते एक कुल्हाड़ी टाइप एक हथियार होता है जो कि इरफान की ही हड्डियों से बना होता है और उससे मार मार के प्रमोद को रेवती अम्मा और इरफान के खून का बदला ले लेता है। यहाँ होता है एक किन्नर के बदले का समापन और कहानी हो जाती है खत्म। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी एक नई पिक्चर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।